नमस्कार। शोम्रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा जो विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसके बारे में जिक्र करूंगा कि किस तरह विपक्ष जो है जनता के सामने एक्सपोज हो गया, किस तरह नंगा हो गया, उस बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं राहुल गांधी के बारे में बात करूंगा। जब से राहुल गांधी की सांसदी वापस हुई, रिइंस्टेट हुई और वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी, वे पुनः सांसद बन गए, तब से बड़ा हल्ला मचाया गया कांग्रेस द्वारा और उनके जो समर्थक मीडिया है उनके द्वारा बहुत हल्ला मचाया गया कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, अब शेर दहाड़ेगा, अब शेर ये करेगा और सब भीगी बिल्ली बन जाएंगे। आपने पहले भी ऐसी बातें सुनी होंगी राहुल गांधी के मुंह से ही कि अगर मैं 15 मिनट बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कहीं भूकंप तो आया नहीं और ना उनके दहाड़ने से कोई फर्क पड़ता है और ना वो दहाड़ते हैं। तो पहले सबसे पहले बात करूंगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरी भारत जोड़ो यात्रा है थी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की, उसमें मेरा अहंकार खत्म हुआ। अहंकार खत्म हुआ। अब आप सोचिए किस बात का अहंकार था इन्हें? क्या ऐसी क्या खूबी थी जो अहंकार था? सिर्फ इस बात का कि आप एक राजनीतिक परिवार से आए हैं जिनके पिता प्रधानमंत्री रहे, दादी प्रधानमंत्री रही है और परनाना प्रधानमंत्री रहे और माताजी सुपर पीएम रही है। तो इस बात का आपको अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। आप आदमी बड़े हो सकते हैं पैसे से, आपने कमाया, लीगल या इलीगल जैसे भी आपने कमाया, वो आपका अपना मत है, वो अपना दृष्टिकोण है। लेकिन ये कोई अहंकार नहीं हो सकता है कि मैं इस परिवार से आया हूं। इस देश में कोई परिवार नहीं है और जो परिवार अगर कोई है भी तो वो उसको सत्ता देने का, उसको महान बनाने का कार्य जनता के पास है। जनता उसको बनाती है। ये कोई खानदानी जागीर नहीं है कि ये आपका ही, इसमें आपके परिवार का इस पर ही ठप्पा लगा हो कि इस देश के मालिक आपका परिवार है। तो ये अहंकार उतार दीजिए और उतर गया हो तो अच्छा है। लेकिन उम्र के इस दौर में 52-53 साल में अगर आपको अब एहसास हो रहा है कि मैं अहंकारी था, तो फिर आपको एक विनम्र बनने के लिए, एक आम आदमी बनने के लिए, एक समाज सेवी बनने के लिए पता नहीं कितना समय और लगेगा। मुझे तो हंसी आती है इनके समर्थकों की जो ऐसे अहंकारी व्यक्ति के पीछे पड़े हैं। उसको लॉन्च किया जा रहा है, रीलॉन्च किया जा रहा है, रीलॉन्च किए जा रहे हैं। कभी कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं, उसको बब्बर शेर कहा जा रहा है, उसको शेर कहा जा रहा है। अरे भाई, आप क्यों एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति के पीछे अब तक क्या करते रहे? क्या आपको पता नहीं चला क्या कि जिसे हम प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट समझ रहे हैं वो एक अहंकारी व्यक्ति है? इतनी आपको समझ नहीं थी, आप लगे हैं जो है उसके पीछे। दूसरी बात क्या है कि जब वो अपनी यात्रा में अपनी यात्रा का जिक्र करते हैं, ये जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा का, तो कहते हैं मुझे कई चीजें पता चली कि मुझे गरीब मिले, मुझे पीड़ित मिले, मुझे वंचित मिले। तो आप क्या राजनीति कर रहे थे अभी तक? अगर आपको इस देश के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर इस उम्र में, अधेड़ उम्र में आपको यह पता नहीं कि इस देश में गरीब रहते हैं, इस देश में वंचित लोग रहते हैं, इस देश में उत्पीड़ित लोग रहते हैं, और ये तब है जब इस देश के आजादी के बाद के इतिहास में अधिकांशतया शासन आपकी पार्टी का रहा,
यह जो गठबंधन आपके साथ है, वो जो इंडिया अलायंस जो है, उनका शासन रहा। तो ये दुर्दशा आपने करी, आपकी पार्टी ने करी, और आप बालक भी नहीं थे, अबोध भी नहीं थे। कम से कम 2014 से पहले के जो 10 साल थे, वो तो आपके सामने था। आप सांसद ही थे और आपकी पार्टी का शासन था, जिसमें आपकी माताजी सुपर पीएम थी। तो आपको ये सब नजर नहीं आता था तब? तो ऐसे व्यक्ति पर कैसे विश्वास किया जाए कि ये आगे कुछ करेगा, सीखेगा, जिसको अभी पता चल रहा? तो अभी तो आप अल्फाबेटी सीख रहे हैं, तो निष्णात होने में, पोस्ट ग्रेजुएट होने में और जनता की सेवा करने में, उसके काबिल बनने के लिए अभी भी आपको 20-30 साल और लगेंगे। बैठे रहेगा, इंतजार करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं क्या कह रहा हूं कि संसद में जो इनका व्यवहार है, संसद क्या है? लोकतंत्र का मंदिर है। और जो इनकी हरकतें हैं, कभी आंख मारना, कभी किसी को अपशब्द कहना, कभी फ्लाइंग किस देना, ये इनका जो है परिवर्ष दिखाता है, इनके संस्कार दिखाता है कि लोकसभा जो लोकतंत्र है, जो मंदिर है, लोकतंत्र का जो मंदिर है, उसमें कैसे व्यवहार किया जा सकता, कैसे व्यवहार किया जाता। ये कहते तो थे ना, खुद ही ये कहते थे कि लोग आग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो इनके अंदर वही छवि है, वही संस्कार है जो ये जो व्यक्त करते हैं। तो इतने 130-35 दिन बाद लौटने के बाद भी आप वहीं के वहीं पर है, आप वही संस्कारहीन है। आपके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आया। आप कुछ बोलते रहिए कि हमें ये हो गया, वो हो गया। वो जो कांग्रेसी है ना, वो चने के झाड़ में चढ़ाते हैं, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे कि हाँ, ये प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो लगे रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो पूरा का पूरा जो कुनबा है आपके साथ जुड़ा हुआ, वो वैसे ही नाकाबिल है, उनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है। तो ये इनका जो शेर है, वो इनके ये लक्षण है। और आकर के जो है भाग गए, फिर फ्लाइंग किस दे करके, और फिर भाग गए। वही जो पब वाला कल्चर, वही जो बार वाला कल्चर, वही जो थाईलैंड वाला कल्चर, जहां जहां ये जाते हैं, ये उन्होंने किया। अब मैं आता हूं असली मुद्दे पर कि जो अविश्वास प्रस्ताव, जिस बहाने से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि महिलाओं पर चर्चा करने के लिए, लेकिन विपक्ष बुरी तरह बेनकाब हुआ। वो क्या कहता है, केवल मणिपुर की जो एक घटना हुई है उस पर ही चर्चा हो, औरों पर ना हो। साफ दिख रहा है कि आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आपके अंदर महिलाओं के प्रति कोई इज्जत नहीं है। आप महिलाओं का इस्तेमाल केवल राजनीति के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, न कि कोई गंभीरता है कि आप इस पर चर्चा करें, कोई रास्ता निकालें। आपस में सभी दल मिलकर कोई सुझाव दे कि सिर्फ मणिपुर नहीं, हर जगह, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य क्यों न हो या विपक्ष शासित राज्य क्यों न हो, हम महिलाओं पर जो हो रहे अनाचार है उसको उस पर विभाजित नहीं कर सकते हैं कि वहां हुआ तो गलत हुआ, यहां हुआ तो सही हुआ। हर जगह गलत हुआ। जिस किसी के साथ भी हो रहा है, गलत हो रहा है। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे मणिपुर में हुआ होगा, और मणिपुर में सिर्फ उस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा बहुत कुछ हुआ, दोनों पक्षों से हुआ। ये तो बाय द वे वीडियो आ गया, हालांकि उसकी भी नियत में खोट था, जिसने इतने दिनों बाद वो वीडियो जारी किया। जारी करने की जरूरत नहीं थी, आप जारी कर भी रहते, उसको वहीं पर पुलिस में देते। ये बहाना नहीं चलता कि इंटरनेट नहीं था, पुलिस के पास तो आप जा सकते थे, बता सकते थे कि भाई देखिए ये हुआ है। तब पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो फिर आरोप लगता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि महिलाएं केवल मणिपुर की नहीं है, बंगाल की भी है, केरल की भी है,
उत्तर प्रदेश की भी है, बिहार की भी है, छत्तीसगढ़ की भी है, राजस्थान की भी है। राजस्थान जैसे राज्य जो बहुत बुरी तरह जहां महिलाओं के साथ अनाचार होता है, या किसी और प्रदेश की, मध्य प्रदेश की हो, साउथ में किसी प्रदेश की हो, नॉर्थ ईस्ट की हो, इसको आप राजनीति का विषय नहीं बनाए, लेकिन आपने बनाया और देश की जनता के सामने आप एक्सपोज हो गए। बेहतर होता अच्छे सुझाव देते और सारे दल मिलकर के पक्ष विपक्ष इसका कोई समाधान ढूंढता, कोई कानून ढूंढता, जिससे देश की जो महिलाएं हैं, आधी आबादी है, उसको एक आश्वासन मिलता कि हाँ हमारे साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन आपने इसमें कोई चर्चा नहीं करी। आप सिर्फ मणिपुर से आगे एक कदम आगे नहीं बढ़े। बाकी जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है या मणिपुर का सवाल है, इस घटना के अलावा, तो नॉर्थ ईस्ट को तो जितना पिछले 9 सालों में कायाकल्प हुआ नॉर्थ ईस्ट का, मोदी जी की प्रायोरिटी ही नॉर्थ ईस्ट रही। और जगह अगर 19 काम होता था तो वहां 20 काम हुए। क्या नहीं किया उन्होंने? वहां पर सड़कें बिछाई, ट्रेन पहुंचा दी, हवाई अड्डे पहुंचा दिए, उन लोगों को इंटीग्रेट किया जिन्हें हम कभी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या सेवन सिस्टर है। नहीं, वो सब भारत के ही लोग हैं। और जिन्हें जो रवीश और इन जैसे पत्रकारों के जो समर्थक, दर्शक, श्रोता नहीं है, उनको ये पता भी नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट की हालत कितनी बुरी हुआ करती थी। हिंसा का वहां एक इतिहास रहा है। और आज 9 सालों में इस घटना को अगर छोड़ दिया जाए तो कितनी शांति हो गई वहां पर। काफी कुछ इन लोगों ने प्रयास किया और ये एक ईमानदार सरकार ही कर सकती है, एक ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है, जिसके दिल के अंदर पूरे देश के प्रति जज्बा हो, पूरे देश की रक्षा का सम्मान हो, उनके प्रति एक दर्द हो, एक प्रेम का भाव हो, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। इन 9 सालों में सारे नॉर्थ ईस्ट ने इस बात को देखा और जानते हैं। वो पहले नागालैंड में क्या समस्या हुआ करती थी, असम में कितनी समस्याएं हुआ करती, नॉर्थ ईस्ट का लगभग हर राज्य में जो है ऐसी समस्याएं होती थी। हमें स्मृति ईरानी पे, इसी संदर्भ में स्मृति ईरानी ने भी इनकी हवा निकाल दी और वो अपनी जगह पर सही है कि अगर तुम्हें इसका दर्द हुआ तो कश्मीर का दर्द क्यों नहीं हुआ? वो जो टिक्कू थी, आरती टिक्कू थी, या जितने भी जिनके साथ कश्मीरियों ने, मुसलमानों ने बलात्कार किया, उनकी हत्याएं करी, क्यों नहीं उस पर आवाज उठी? या तब नहीं उठी तो आज भी क्यों नहीं उठ रही है? चाहे राजनीतिक दल हो या चाहे न्यायालय हो, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बंगाल में 2021 के चुनाव में ऐसा मैंने कभी अपने सामने देखा नहीं, क्योंकि जब कश्मीर में हुआ था तो खबरें छन के नहीं आती थी। तब इतना मीडिया इतना प्रभाव नहीं था, इतना उसका व्यापकता नहीं थी, और उस पर कब्जा था कांग्रेस का या वामपंथी गैंग का। वामपंथी कौन है? जो एंटी हिंदू है, जो प्रो मुस्लिम है, जिन्हें हिंदू फोबिया है, उनका जो है प्रभाव होता था। तो 2021 के जो बंगाल के चुनाव हुए उसमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं इस पर कोई आवाज उठी? क्यों अकेला अधीर रंजन चौधरी ही बोलता रहा? क्यों नहीं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, इनका दिल क्यों नहीं पसीजा? क्यों नहीं इनका दिल जो है राजस्थान की घटनाओं में पसीजता है? क्यों नहीं जो है आज इकट्ठे हो रखे हैं ये लालू और नीतीश, और चलो ममता तो खैर है ही है, या जितने भी जो इंडी अलायंस के वो है, जो सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं, जिनका सत्ता में आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हमारा जो किया हुआ भ्रष्टाचार है इसको हम छुपा दें, सारे सबूत मिटा दें। इसके अलावा और कोई दिखता नहीं है कि उनका कोई उद्देश्य होगा। तो मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी महिलाओं के साथ होती है,
सारे क्यों नहीं? क्यों आप ये देखते हैं कि ये इस राज्य का है, ये उस राज्य का है? क्यों पूरा अलायंस जो है इन घटनाओं पे चुप है? मैंने तो इतिहास में पढ़ा था कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या हुआ था, और बंगाल में तो हमने देखा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इंडिया अलायंस अन्य जगह की बात, महिलाओं पे होने वाले अन्य जगहों पर इसलिए नहीं बोलना चाह रहा ताकि जो है, जो इनका वोट बैंक है, जिसकी मैक्सिमम इन पर हिस्सेदारी होती है इन घटनाओं में, वो नाराज ना हो जाए। जैसे आपको अभी पता चला होगा, मुरादाबाद में जो कभी एक बार दंगा हुआ था, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब यूपी में सरकार थी, तो उस दंगे पे जो जांच आयोग आया, वो तब से आज तक विधानसभा के पटल पे नहीं रखा गया, क्योंकि उसमें पता चला है कि इन दंगों को आयोजित करने की जो पूरा षड्यंत्र है वो मुस्लिम नेताओं का था, और क्योंकि प्रचार तंत्र इनका है, इन्होंने इसकी सारी जिम्मेवारी बीजेपी, संघ, आरएसएस इन पर डाली। जैसे गुजरात में जब भी गुजरात दंगों का जिक्र होता है, वो कभी गोधरा की जिक्र नहीं करता है, जो कि उसका कोर था। इस दंगों का जो है मुख्य कारण गोधरा का जो 59 जो हिंदू जिंदा जलाए गए थे, तो उसका जिक्र नहीं करते, वो केवल उसके बाद का जिक्र करते हैं। ऐसे ही जो है मुरादाबाद में हुआ। तो इसके पीछे मेरा कहने का मतलब है कि क्यों नहीं एक एक उस पर चर्चा होती है, एक एक उसको चिंता में लिया जाता है, एक एक घटना पर, एक एक महिला के लिए सब लोग क्यों नहीं साथ आते हैं? तो अभी तो आज शायद प्रधानमंत्री इनको धोएंगे, अमित शाह जी ने भी काफी धोया है, ये स्मृति ईरानी जी ने धोया है, इनके पाखंड को उजागर किया है। एक एक इस मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो देखते रहिएगा, अन्य भी घटनाएं होंगी अभी, उस पर ध्यान दीजिएगा, और आज का भी देखिएगा जो प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। और ये लोग जो है एक हारी हुई लड़ाई को, विपक्ष एक हारी हुई लड़ाई को लड़ रहा है, जो मुझे नहीं लगता कि 2024 में ये कहीं पर भी सफल हो सकते हैं। जो इनकी स्थिति 2019 में थी, उतनी भी बरकरार रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।